नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों के संयुक्त संबोधन के साथ शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मायाबंदर में स्मार्ट तथा एकीकृत मत्स्य बंदरगाह को मंजूरी दे दी है। उद्योग संगठनों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को भारतीय उद्योग जगत के लिए परिवर्तनकारी बताया है। एशिया का सबसे बड़ा नागर विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 आज हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू होगा और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बुलावायो में खेले गए सुपर 6 चरण के मैच में जिम्बाब्वे को 204 रन से हरा दिया है। और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण कल पेश किया जाएगा, जबकि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। बजट सत्र का पहला चरण आज से 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित होगा और बजट सत्र के दौरान सदन की 30 बैठकें होंगी। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने कल नई दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सभी दलों से सत्र के सुचारू संचालन के लिए सहयोग की अपील की गई है। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उस पर चर्चा होगी। फिर उसके बाद बजट पे दोनों सदन में चर्चा होगा। हम लोगों ने सारा मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया है कि सब पार्टी सहयोग करें और हमारे संसद को सुचारू रूप से चलाने में योगदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इस वर्ष की रैली का विषय है राष्ट्र प्रथम कर्तव्यनिष्ठ युवा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि ये रैली भारत के युवाओं में कर्तव्य, अनुशासन और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की भावना को दर्शाती है। एनसीसी पीएम रैली 1 महीने तक चलने वाले एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का भव्य समापन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन के बीच नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। व्यापार सुरक्षा, रक्षा साझेदारी, गतिशीलता, आपदा जोखिम प्रबंधन और हरित हाइड्रोजन सहित कई क्षेत्रों में समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने समझौते को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ की साझेदारी वैश्विक हित में है। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर ऐतिहासिक वार्ता के सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कल शाम राष्ट्रपति भवन में यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि समझौते से भारत और यूरोपीय संघ के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव आएंगे। भारतीय उद्योग संगठनों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत किया है। एक रिपोर्ट।
अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने इस समझौते को देश के कारोबारियों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए वैश्विक प्रोत्साहन बताया है। परिसंघ ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के बाजारों में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की पहुंच में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। परिसंघ के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि समझौता शुल्क और गैर शुल्क बाधाएं कम कर निर्यात को बढ़ावा देगा। आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महानिदेशक अजीत मंगरोलकर ने इसे एक ऐतिहासिक समझौता बताते हुए कहा कि इससे 28 देशों के नागरिकों को लाभ होगा। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने सराहना करते हुए कहा कि ये समझौता देश के वैश्विक व्यापार संबंधों में एक रणनीतिक सफलता है, जिससे हमारी साझेदारी और मजबूत होगी। CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और लोकतंत्रों के बीच साझेदारी वैश्विक GDP का लगभग 25% है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की ने रणनीतिक महत्व और दीर्घकालिक महत्व के इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को बधाई दी है। फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने कहा कि समझौते से व्यापार और निवेश के पर्याप्त अवसर खुलेंगे और विनिर्माण तथा उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में बाजार पहुंच, मजबूत मूल्य श्रृंखला एकीकरण तथा निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ FIEO ने भी ऐतिहासिक समझौते का स्वागत किया है। संगठन ने कहा कि समझौता देश की वैश्विक आर्थिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अध्यक्ष SC रालाहन ने कहा कि ये समझौता भारत और यूरोपीय संघ को खुले बाजारों, पूर्वानुमान और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध विश्वसनीय साझेदारों के रूप में मजबूत करता है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मायाबंदर में 200 करोड़ रुपए की लागत से एक स्मार्ट तथा एकीकृत मत्स्य बंदरगाह के विकास को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बताया है कि यह परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 100% केंद्र सरकार की सहायता से वित्त पोषित होगी। ये बंदरगाह मछली पकड़ने वाले 430 जहाजों के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और हर साल 10,000 टन मछली की लैंडिंग करेगा। प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वर्ष 2015 में शुरू किया था। अपनी विशेष श्रृंखला में हम आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के चकेरी से प्रयागराज खंड के 6 लेन सड़क निर्माण पर एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और अब राजमार्ग 19 के चकेरी इलाहाबाद खंड को 6 लेन का बनाना भारत के सबसे महत्वपूर्ण परिवहन मार्गों में से एक दिल्ली कोलकाता स्वर्णिम चतुर्भुज को उन्नत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लगभग 145 किलोमीटर का यह राजमार्ग उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर, फतेहपुर और कौशाम्बी जिलों से होकर गुजरती है और कानपुर और प्रयागराज जैसे प्रमुख औद्योगिक, व्यापारिक और तीर्थ स्थलों को जोड़ती है। इस परियोजना को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रायोजित किया था और इसे मार्च 2017 में मंजूरी मिली। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क की क्षमता बढ़ाना, यात्रा का समय और वाहन संचालन लागत कम करना, सड़क सुरक्षा में सुधार करना और राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास को गति देना था। इस राष्ट्रीय महत्व की परियोजना को देखते हुए जुलाई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति मंच के तहत इसकी समीक्षा की गई। इस बैठक में समस्या और समाधान के लिए स्पष्ट और समयबद्ध तरीके से निर्देश दिए गए। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए गए कि वह शेष मुआवजे का भुगतान शीघ्र करे, बची हुई भूमि का अधिग्रहण कर उसे परियोजना के लिए उपलब्ध कराए और लंबित ढांचों को जल्द से जल्द हटाए ताकि निर्माण कार्य बिना रुकावट जारी रह सके। इन बाधाओं के दूर होने के बाद निर्माण कार्य पूरे मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ा और अंततः यह परियोजना अगस्त 2024 में सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। इस परियोजना की कुल लागत 4,850 करोड़ रुपए से अधिक की रही। प्रगति मंच के तहत प्रभावी समन्वय और समयबद्ध शासन के माध्यम से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग को आधुनिक बनाकर चकेरी इलाहाबाद 6 लेन परियोजना यह दर्शाती है कि कैसे रणनीतिक निगरानी से जटिल बुनियादी ढांचा परियोजना को पूरा किया सकता है और लंबे समय तक सामाजिक आर्थिक लाभ सुनिश्चित किया सकते हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। एशिया का सबसे बड़ा नागर विमानन कार्यक्रम और प्रतिष्ठित हवाई प्रदर्शन विंग्स इंडिया 2026 आज से हैदराबाद में शुरू होगा। 4 दिन का यह आयोजन नागर विमानन मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से किया जा रहा है। विंग्स इंडिया वैश्विक विमानन प्रमुखों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के हितधारकों को एक साथ लाएगा। सरकार ने आश्वासन दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए दिशा निर्देशों का उद्देश्य शिक्षा परिसरों में जाति आधारित भेदभाव को रोकना है और इनका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल कहा कि ये केंद्र, राज्य सरकारों और आयोग की जिम्मेदारी है कि भेदभाव के नाम पर कानून का दुरुपयोग न हो।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को 31 मार्च तक 9 सीमावर्ती जिलों में कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए जमीन सौंपने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि जो जमीन पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है और जिसके लिए केंद्र सरकार ने धन दिया है, उसे फौरन सौंपा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने शहर के भागीरथपुरा इलाके में हाल में हुई जल प्रदूषण की घटना की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। इस आयोग में उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को शामिल किया गया है। आयोग को कार्रवाई शुरू होने की तिथि से 4 सप्ताह के भीतर अंतरिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 25वें भारत रंग महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह आयोजन भारत की विविध परंपराओं, उसकी कथाओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों को लोगों से जोड़ने का मंच है। भारत रंग महोत्सव ने 25 वर्ष पूरे किए हैं। देश की राजधानी से निकलकर अब वो देश के 40 शहरों तक और दुनिया के अनेक देशों तक पहुंचा है। और एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब भारत की संस्कृति की समझ पूरे विश्व भर में बढ़ रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है और भारत की सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान भारत में के प्रति बढ़ रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक चित्तरंजन त्रिपाठी ने महोत्सव में भाग लेने वाले नए कलाकारों के उत्साह की सराहना की। उन्होंने कहा कि हर साल रंग महोत्सव में नए कलाकार भाग लेते हैं। नाटक विधा में मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, तो मैं बहुत उल्लसित हूं कि मेरे देश में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंग महोत्सव हो रहा है। हर साल नए नए नाटक आते हैं, नए नए आर्टिस्ट आते हैं, वो अपनी अभिव्यक्ति को लोगों के सामने रखते हैं, अपने विचार को सामने रखते हैं, अपने ज्ञान को सामने रखते हैं। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 चरण में कल बुलावायो में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 204 रन से हरा दिया। भारत का अगला मुकाबला रविवार को पाकिस्तान से होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण आज छत्रपति संभाजीनगर में शुरू हो रहा है। इसका उद्घाटन स्पेनिश फिल्म सिरेट के प्रदर्शन से होगा और ये रविवार तक चलेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी। धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए व्यापारिक समझौते का समाचार छाया हुआ है। दैनिक भास्कर ने इसे शीर्षक दिया है, भारत में मर्सिडीज ऑडी जैसी कारें सस्ती होंगी। वीर अर्जुन की सुर्खी है, भारत ईयू में सबसे बड़ा समझौता, जबकि राजस्थान पत्रिका ने इसे महासमझौता भारत यूरोप का व्यापार टैक्स फ्री शीर्षक से प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूरोप बोला मेड इन इंडिया। अखबार ने ईयू की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी का चित्र भी प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील शीर्षक से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ईयू के साथ रक्षा सुरक्षा पर हस्ताक्षर। पंजाब केसरी ने इसी खबर को मदर ऑफ ऑल डील शीर्षक से प्रकाशित करते हुए उन सामानों की सूची भी पहले पन्नों पर सचित्र प्रकाशित की है जो इस व्यापार समझौते के बाद सस्ते हो जाएंगे। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड और झांकियों की कई रंग बिरंगी तस्वीरें भी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। इसके अलावा बारिश के साथ लौटी कड़ाके की सर्दी और यूजीसी के नए नियम पर विवाद के समाचार भी अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किए हैं। अखबारों ने व्यापार समझौते के साथ जनहित के कई मुद्दों को अपने संपादकीय का विषय बनाया है। दैनिक जागरण के संपादकीय का शीर्षक है, आर्थिक सहयोग का नया युग। पत्र कहता है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है, इसलिए उत्साह का माहौल है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि समझौते को यूरोपीय संसद और परिषद दोनों से अनुमोदन चाहिए। धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों के संयुक्त संबोधन के साथ शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माया बंदर में स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह को मंजूरी दे दी है।
उद्योग संगठनों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को भारतीय उद्योग जगत के लिए परिवर्तनकारी बताया। एशिया का सबसे बड़ा नागर विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 आज हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू होगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।